शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। सबसे पहली न्यूज़ हम देखेंगे पीआईबी से विश्व व्यापार संगठन के बारे में, ठीक है, जिसको हम डब्ल्यूटीओ बोलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गेट के माध्यम से, ठीक है, उरुग्वे राउंड की एक वार्ता चली थी 1986-1993। इसका रिजल्ट निकल कर आया था डब्ल्यूटीओ, ठीक है। गेट से डब्ल्यूटीओ का स्थापना होती है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के लिए उरुग्वे राउंड के समझौते पर मोरक्को के मराकस नगर में अप्रैल 1994 में गेट सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। 1994 में गेट के जितने सदस्य थे उन लोगों ने इस पर सिग्नेचर किए थे। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है और इसने विश्व व्यापार के रेगुलेशन के लिए एक क्या बना लिया, औपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ग्रुप के रूप में गेट का स्थान ले लिया था। गेट एक अनौपचारिक संगठन के रूप में ही 1948 से विश्व व्यापार का रेगुलेशन करते आ रहा है। गेट की अस्थायी प्रकृति के विपरीत विश्व व्यापार संगठन एक स्थायी संगठन माना जाता और इसकी स्थापना सदस्य राष्ट्रों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर हुई थी। आर्थिक जगत में इसकी स्थिति अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के बराबर ही है, किंतु मुद्रा कोष और विश्व बैंक की भांति ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी नहीं है। अपने पुराने वाले संगठन गेट के ही भांति विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में है। सिंगापुर में पहला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आरंभ होने से पहले इसके सदस्य थे 128। अन्य देशों के आवेदन सदस्यता के लिए लंबित थे। इसकी सदस्यता विश्व व्यापार संगठन के विचाराधीन है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाती है, ठीक है। इसके कार्य संचालन के लिए एक सामान्य परिषद रहती है जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का एक स्थायी प्रतिनिधि भेजा जाता है। इसकी बैठक सामान्यतः माह में एक बार जिनेवा में होते रहती है। विश्व व्यापार संगठन ने नीति निर्धारण के लिए सर्वोच्च अधिकार प्राप्त इसका एक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन होता है। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है कि जो मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है 12वें नंबर का, ठीक है, उसका आयोजन हुआ है। तो हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें एक रहता है महानिदेशक। डेली के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहते हैं उनको संपन्न करने के लिए संगठन का सबसे बड़ा अधिकारी महानिदेशक रहता है। सामान्य परिषद द्वारा महानिदेशक का चुनाव 4 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन अच्छे से काम करते रहे, इसके लिए कई सारी समितियों का गठन किया गया है, ठीक है। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण 2 समितियां हैं। पहली है विवाद निवारण समिति। विवाद निवारण समिति का काम होता है विभिन्न देशों के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के व्यापार नियमों का उल्लंघन की शिकायतों पर विचार करना है। डब्ल्यूटीओ ने रूल्स बना दिए हैं, इन कानूनों का पालन करना है सभी देशों को। यदि इससे संबंधित उसके पास शिकायत आती है तो उस पर विचार करने का काम डब्ल्यूटीओ की कौन सी समिति करेगी, विवाद निवारण समिति। सभी सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं, किंतु किसी शिकायत विशेष के गहन अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित कर सकती है। मतलब कि ज़रूरत पड़ी तो ऐसा है कि एक और समिति का गठन किया जा सकता है जो कि स्पेशल नॉलेज रखती है। इस समिति की बैठक महीने में 2 बार होती है। इसके बाद व्यापार नीति समीक्षा समिति है। व्यापार नीति समीक्षा समिति का कार्य सदस्य राष्ट्रों की व्यापार नीति की समीक्षा करना है। सभी बड़ी व्यापारिक शक्तियों की व्यापार नीति की 2 वर्ष में एक बार समीक्षा होती रहती है। संगठन के सभी सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। इसके अलावा भी इसमें है जैसे कि काउंसिल फॉर ट्रेड एंड गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विस, इसके अलावा काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखिए, यदि न्यूज़ की बात कर लें हम तो न्यूज़ को तो कोई खास नहीं आई है। विश्व व्यापार संगठन का 12वें नंबर का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जो था कहाँ पर हुआ,
जिनेवा में आयोजन हुआ। यहाँ पर G33 मंत्रिस्तरीय बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ भाषण दिए थे, उसको यहाँ पर बताया गया। द हिंदू की पहली खबर हम देखने वाले हैं, श्रीलंका और भारत की रिलेशन को ये बताती है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ सरकार वहाँ ऐसी आ जाती है जो कि चाइना की तरफ जिसका झुकाव पूरा पूरा रहता है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ सरकारें ऐसी आई हैं जो जिन्होंने भारत का समर्थन नहीं किया है। देखिए, अभी वहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो जो वहाँ के गोटाबाया हैं, जनता उनके ऊपर यह आरोप लगा रही है कि नरेंद्र मोदी के आरोप में आकर के, नरेंद्र मोदी के प्रेशर में आकर के उन्होंने जो प्रोजेक्ट चल रहा है उनके यहाँ पर बिजली के उत्पादन का, उसका प्रोजेक्ट सीधे सीधे अडानी को दे दिया, जबकि वहाँ पर उनको पार्टिकुलरली बोली लगाना था, बिड लगाना था, जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर शामिल होते, तब जाके ये जो बिजली का प्रोजेक्ट है वो अडानी को मिलना चाहिए था। यदि अडानी की हिम्मत थी तो वो खरीद लेता, लेकिन आप ऐसे कैसे डायरेक्ट उसको दे रहे हो बिना बोली लगाए। क्योंकि हाल ही में श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक नियम कानून लेके आई है जिसमें कहा गया है कि अब वो जो है बिड वाली प्रोसेस है बिजली में, बिजली के मामले में यदि किसी प्रोजेक्ट को देना है तो उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, इसका वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा विरोध कर रही है, वहाँ के अपोजिशन वाले विरोध कर रहे हैं, वहाँ की यूनियनें विरोध कर रही हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी वाला प्रोजेक्ट है। वहाँ की सरकार चाहती है कि जिस प्रकार से हमारे देश की हालत ख़राब हो गई है, महंगाई, इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, जो चल रही है, उस हिसाब से बिजली में कटौती हो रही है। ये सबको कैसे करके हम दूर कर सकते हैं? इसको हम फटाफट काम करके दूर कर सकते हैं। इसलिए हम ये जो बिड वाला काम धंधा है ना, इसको बंद करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने एक विधेयक अपने कहाँ पर, अपनी संसद में पेश किया था। ऐसी बात यहाँ पर बताई जाती है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं डायनासोर के अंडे को लेकर के। ठीक है, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का अर्थ होता है असाधारण या फिर असमान, अनियमित, अप्राकृत। तो एबनॉर्मल डायनासोर एग फाउंड इन इंडिया, डायनासोर के अंडे पाए गए हैं इंडिया में, उसको लेकर के ये न्यूज़ आई है। डिस्कवरी ऑफ एग इन एग लीड्स टू न्यू लिंक ऑफ रेप्टिलियन एंड एवियन इवोल्यूशन। अंडा जो पाया गया है वो अंडा की जो प्रकृति है एग इन एग है, जिससे ये बात पता चल रहा है कि जो रेप्टिलियन है और जो एवियन है, एवियन इवोल्यूशन है, दोनों के बीच में आखिर लिंक क्या है, ये बात यहाँ से पता चलती है। तो जिस एबनॉर्मल डायनासोर अंडे की हम बात कर रहे थे, तो वो जो एबनॉर्मल डायनासोर अंडा है वो एक प्रकार से यूनिक टाइप का फॉसिल हमको मिला है। ठीक है, तो डायनासोर एग का जो फॉसिल है वो मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रिसर्चर को, विथ वन एग नेस्टिंग विथ इन द अदर। ठीक है, जिसमें एक अंडे की नेस्टिंग हो रही है दूसरे अंडे के अंदर में, अंडे के अंदर अंडा, विथ, जबकि जो एग्स विथ इन एग्स का जो फेनामिनन है ना, वो केवल हमें देखने को मिलता है बर्ड्स में। ठीक है, पक्षियों में ही देखने को मिलता है। ठीक है, और रेप्टाइल में इस टाइप का फेनामिनन हमको देखने को अभी तक नहीं मिला है। दिस डिस्कवरी ब्रिंग्स आउट न्यूअर कनेक्शन बिटवीन रेप्टाइलियन एंड एवियन इवोल्यूशन, और यहीं से फिर कनेक्शन पता चलता है जो रेंगने वाले जीव जंतुएं हैं उनके बीच में, और जो उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं ना, उनका कैसे करके इवोल्यूशन हुआ। अब यहाँ पर बताया जा रहा है ये जो फाइंडिंग्स हैं इनको पब्लिश किया गया था एक पत्रिका में, साइंटिफिक रिपोर्ट्स। ये बताती है अबाउट द एग इन एग फेनामिनन इन ए टाइटानोसोरिड
डायनासोर एग। ठीक है, डायनासोर है लेकिन वो किस कैटेगरी का है, वो है टाइटानोसॉरिड। एग डायनासोर का एग है, इसको पाया गया है बाग मध्य प्रदेश की धार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो धार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो जगह है बाग, वहाँ पर ये अंडा पाया गया है। जिस डायनासोर की हम बात कर रहे हैं उसका पिक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, टाइटोनोसेरिया डायनासोर। इसी के अंडे के फॉसिल हमको धार डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। डायनासोर्स ऑफ द सॉरपोड फैमिली वर एमंग द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स। डायनासोर की भी एक फैमिली हुआ करती थी, सारोपॉड फैमिली, उसी में आता है ये टाइटोनोसॉरिड। डायनासोर ऑफ द सॉरपोड family were among the largest land animals that ever lived and widespread million of years ago in the territory that is now in India। इस फैमिली के जो डायनासोर हैं हमारे इंडिया में पाए जाते थे। ठीक है, काफ़ी बड़ी मात्रा में और काफ़ी लंबे एरिया में पाए जाते हैं। फॉसिल ऑफ दीज एनिमल्स हैव बीन फाउंड इन गुजरात, मध्य प्रदेश एंड मेघालय। इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनके जो फॉसिल हैं हमें कहाँ कहाँ पर मिले हैं, गुजरात में मिले हैं, मध्य प्रदेश में मिले हैं और मेघालय में। मतलब कि 3 जगह पे हमको इनके जीवाश्म मिले हैं। 52 जो घोंसले हैं, नेस्ट्स हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। द अपर क्रेटासियस लमेटा फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल इंडिया इज लॉन्ग नोन फॉर इट्स डायनासोर फॉसिल्स। जो एरिया है, इस एरिया को जाना जाता है इसके डायनासोर के फॉसिल के लिए। दोनों ही चीज़ मिलती है, उसके हड्डियों का अवशेष भी मिलता है और इसके अलावा अंडे भी मिलते हैं। एंड साइंटिस्ट सम ऑफ whom were involved in the team reporting the latest finding documented 52 टाइटोनोसॉरिड sauropod nests near Padalia village close to Bagh town in the मध्य प्रदेश। वन ऑफ दिस नेस्ट हैड 10 एग। एक घोंसले में आपको 10 अंडे मिल जाएंगे। वन ऑफ विच वाज द एबनॉर्मल एग। उसमें से एक ऐसा था, कैसा, एकदम यूनिक टाइप का था, असाधारण टाइप का। तो ये जो एग है यहाँ पर हमें 2 कंटिन्यूस एंड सर्कुलर एग सेल लेयर मिली थी जो कि सेपरेटेड होती है बाय ए वाइड गैप लाइक दैट ऑब्जर्व इन बर्ड्स। ठीक वैसे ही जैसे कि हमको बर्ड्स में देखने को मिलती है। इसमें क्या कहा गया है कि ये जो अंडा है यहाँ पर हमको 2 सर्कुलर एग सेल देखने को मिली है और यहाँ पर दोनों के बीच में गैप है। ऐसा गैप हमें पक्षियों में देखने को मिलता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा माना जाता है डायनासोर का जो प्रजनन कार्य रहता है वो कछुओं और अन्य सरीसृपों, ठीक है, मतलब आखंडित डिंब वाहिनी के समान होता है, जो झिल्ली और खोल के अलग अलग क्षेत्रों वाले मगरमच्छों और पक्षियों के खंडित प्रजनन पथ के उल्टा होता है। चूँकि जो क्रोकोडाइल होते हैं उनके पास सेपरेट रीजन होता है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, खोल का जो मेम्ब्रेन रहता है, झिल्ली रहती है, उसका एक अलग से क्षेत्र है। इसके अलावा माइनरलाइज्ड सेल डिपोजिशन होता है। दे ओवुलेट मतलब अंडे कैसे करके रिलीज़ कर सके, अंडे का उत्सर्ग कैसे होता है, तो रिलीज ऑल एग्स सिमुलटेनियसली लाइक टर्टल एंड अदर रेप्टाइल, ठीक है। तो ये अपने अंडे को ठीक वैसे ही निकालते हैं जैसे कि जो टर्टल है और जो अदर रेप्टाइल रहते हैं वैसे। वहीं यदि हम बर्ड्स एवोल्यूशन की बात करें तो जो अंडे रहते हैं ना, लेड 1 8 ए टाइम, ठीक है, अंडे रखे जाते हैं एक टाइम में एक ही। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। ये न्यूज़ आई है, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, सिनेमा में या फिर अदर जगह जो काम करने वाले बच्चे रहते हैं वो डेली 12 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं।
चाइल्ड लेबर एक्ट क्लियरली मेंशंस दैट नो चाइल्ड शैल बी अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 5 आवर्स इन डे। जबकि चाइल्ड लेबर का कानून कहता है किसी बच्चे से आप एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते हैं। एक रिसेंट स्टडी जिसमें ये बात पता चली है कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है, जो कि काम कर रहे हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भारत में, वो काम करते हैं 12 घंटे से भी ज़्यादा डेली। एंड कास्टिंग एजेंसीज आर वायलेटिंग द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम शॉर्टकट में CLPRA कहते हैं, जो कि मना करता है इंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल ऑक्यूपेशन। ये कानून तो कहता है कि बच्चों को जो 15 साल से कम के हैं उनको किसी भी ऑक्यूपेशन में लिया ही नहीं जा सकता है। 2019 में इंडिया का जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री था उसकी कीमत थी 1.6 ट्रिलियन, 1.67 ट्रिलियन रुपया, फ्रॉम विच चिल्ड्रन मतलब कि 15 साल तक की उम्र वाले बच्चे मेक अप 30% शेयर ऑफ impression, which means that they account for a significant portion of those consuming films and television। 30% हिस्सेदारी बच्चे भी रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन बच्चों पर निर्भर है। ऐसा कहना है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का। एक स्टडी है जिसका टाइटल है, जिसका नाम रखा गया है चाइल्ड आर्टिस्ट इन इंडिया बाय चाइल्ड राइट्स एंड यू, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्टडी किसके द्वारा सामने लेकर के आई गई है? चाइल्ड राइट्स एंड यू के द्वारा। इसका शीर्षक रखा गया चाइल्ड आर्टिस्ट इन इंडिया। एक प्रकार से ये NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काम करता है जो बच्चे के अधिकार रहते हैं। सजेस्ट दैट ओवरऑल नंबर ऑफ चाइल्ड आर्टिस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 6059 से लेकर के 12333। चाइल्ड लेबर कितने रहे थे? 6000 से लेकर के 12000, ठीक है। ये जो बात डाटा ये दे रहे हैं ये बेस्ड है मीडिया एंड इंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल। इसका एस्टिमेट लगाया गया था 2017 के लिए एंड सेंसस ऑफ 2011। दो चीज़ों को यहाँ पर सामने लाया गया है तब जाके ये डाटा पता चला है। एक तो 2017 का एस्टिमेशन था और जो 2011 की जनगणना हुई है उस पर आधारित था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि एस्टिमेट लगाती हैं चाइल्ड आर्टिस्ट इन द कंट्री। ए सैंपल ऑफ 7 कास्टिंग एजेंसीज दैट कंटेन ए टोटल 41,392 प्रोफाइल ऑफ आर्टिस्ट ऑनलाइन अक्रॉस इंडिया, जो कि सजेस्ट करते हैं 24.9% वर क्लासीफाइड एज चाइल्ड एक्टर्स अंडर द एज ऑफ 15। यहाँ से भी कुछ चीज़ें हमको पता चल गई हैं कि 24% बच्चे ऐसे हैं जो कि चाइल्ड एक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो लगभग 3752 प्रोफाइल फीमेल चाइल्ड एक्टर की हैं लिस्टेड ऑन दिस कास्टिंग एजेंसी पोर्टल और 4642 प्रोफाइल हैं मेल चाइल्ड एक्टर की, मतलब कि बच्चे की, लड़के जो कि चाइल्ड एक्टर का काम कर रहे हैं। द पोर्टल सर्च आल्सो सजेस्ट दैट 8.7% ऑफ ऑल मेल एक्टर्स आर चाइल्ड एक्टर। एक और बात यहाँ से पता चलती है कि 8.7% ऑफ ऑल मेल एक्टर्स आर चाइल्ड एक्टर्स। टोटल जितने भी मेल एक्टर्स हैं 8.7% यदि हैं तो वो जितने भी रहे हैं वो पूरे चाइल्ड एक्टर के कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा 15.7% ऑफ ऑफ फीमेल एक्टर आर अंडर द एज ऑफ 18। इसमें से तो 15% ऐसे एक्टर हैं जो कि फीमेल चाइल्ड एक्टर हैं और उनकी उम्र है 18 साल से कम। देखिए, while it is clearly mentioned in CALPRA
CALPRA एक्ट 1986 की बात करें, नो चाइल्ड शैल बी अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 5 आवर्स इन डे। कोई भी बच्चे से आप 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते हो, 1986 का कानून ऐसा कहता है। एंड फॉर नॉट मोर देन 3 आवर्स विदाउट रेस्ट, और यदि कंटिन्यू काम ले रहे हैं तो आप 3 घंटे से ज़्यादा उससे काम नहीं ले सकते। द स्टडी हैज़ फाउंड दैट द वर्क शिफ्ट स्ट्रेचेस टू 12 से 13 घंटे फॉर 6 days ए वीक बाई प्रोडक्शन हाउसेज बिकॉज गार्जियंस ऑफन डू नॉट इंटरफेयर इन द शेड्यूलिंग। बच्चे के माता पिता भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो बच्चे हैं 12 से 13 घंटे काम में लगे रहते हैं। 1986 के जो एक्ट बना था CALPRA, ठीक है, कालप्रा एक्ट, वो कहता है कि कम से भी कम 20% जो इनकम है जो कि बच्चा कमा रहा है फ्रॉम द प्रोडक्शन या फिर इवेंट टू बी डायरेक्टली डिपॉजिट इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन नेशनलाइज्ड बैंक इन द नेम ऑफ चाइल्ड। आपको 20% की FD कराना पड़ेगा बच्चे के नाम की किसी भी बैंक में जो कि नेशनलाइज्ड बैंक होना चाहिए, विच मे बी क्रेडिटेड टू हर हिम ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। ठीक है, जब वो मेजॉरिटी को अटेन कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, तब उसको क्रेडिटेड कर दिया जाएगा। फिर भी स्टडी ये बताती है मनी इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड कम्प्लीटली ऑन द फैमिलीज। पैसा जो बच्चे कमा रहे हैं उसको यूटिलाइज कर ले रही फैमिली। इन केस वेयर द चाइल्ड आर्टिस्ट इज़ द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली और द फैमिली हैज़ कम फ्रॉम आउटसाइड मुंबई, कीपिंग 20% ऑफ द पेमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट इज़ हाईली अनलाइकली। मतलब कि जिस घर में बच्चा कमाने वाला अकेला, मान के चलो उसकी माँ अकेली है, माँ काम नहीं कर सकती, बच्चा अकेला काम करने जा रहा, तो ये संभव ही नहीं है कि 20% की FD उसके अकाउंट में कर दिया जाए, या फिर बच्चा कहीं बाहर से आ रहा है कमाने के लिए तो 20% की FD इम्पॉसिबल हो जाती है। एजुकेशन डिसकंटिन्यू किस प्रकार से हुई है? सिने एंड TV आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसको शॉर्टकट में CINTA कहते हैं, इसको गवर्न किया जाता है एक इलेक्टेड कमेटी के माध्यम से जो कि काम करती है ऑनररी बेसिस एंड इट हैज़ ए रजिस्टर टू मेंटेन ए लॉग ऑफ कंप्लेंट एंड दे हैव कम अक्रॉस केसेस वेयर द पेरेंट हैव डिसकंटिन्यूड फॉर्मल एजुकेशन ऑफ चाइल्ड आर्टिस्ट। मतलब कि ये जो संस्था है, यहाँ पर यदि पालक लोग, माता पिता बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं तो इस प्रकार की शिकायतें यहाँ पर दर्ज होती हैं। अब चूँकि लड़के बच्चे पढ़ते क्यों हैं? लड़के बच्चे इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनको फ्यूचर में कोई रोज़गार मिल सके। चूँकि शिक्षा को भविष्य में रोज़गार पाने के साधन के रूप में देखा जाता है। जब जो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, बाल कलाकार हैं, इनको कम उम्र में रोज़गार मिल गया है तो उनके माता पिता को ये लगने लगा है कि एक कलाकार के रूप में उनका एक शिल्प है, कौशल है, कला है, जिस पर उनकी औपचारिक शिक्षा के बजाय काम करने की ज़रूरत है। तो एजुकेशन से ज़्यादा महत्व वो किसको देने लग जाते हैं? उनकी कला को। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो OIC से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1969 को। रबात में एक शिखर सम्मेलन होती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसमें शब्द संधि, ठीक है, शब्द संधि द्वारा बनाई गई एक इकाई को ये संदर्भित करता है। मतलब कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो शब्द है, संधि द्वारा बनाई गई एक यूनिट को बताता है जिसमें 2 राष्ट्र, 2 देश शामिल हैं या फिर उससे ज़्यादा देश शामिल हैं जो सामान्य हितों के मुद्दे पर आपसी विश्वास से काम कर रहे हैं। सदस्य राष्ट्रों की संख्या 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इसमें 40 ऐसे देश हैं जहां पर मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में स्थित है। पाकिस्तान इसके संस्थापक सदस्यों में से एक माना जाता है। IOC के पास संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन के स्थायी प्रतिनिधि मंडल भी हैं।
रूस और थाईलैंड जैसे देश इसके पर्यवेक्षक सदस्य हैं जहां पर मुस्लिम ज़्यादा नहीं पाए जाते। इस संगठन को दुनिया भर में मुस्लिमों की सामूहिक आवाज़ के रूप में जाना जाता है। आईओसी में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब देश मुख्य भूमिका में आते हैं। ठीक है, और इसका जो शिखर सम्मेलन होता है वो हर 3 साल के बाद आयोजित किया जाता है। दूसरी बात यह है, इथियोपिया इसका सदस्य नहीं है, जबकि 34% यहाँ पर मुसलमान पाए जाते हैं। अपने सदस्य देशों में समाज को बढ़ावा देना, आर्थिक प्रगति करना, संस्कृति को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य काम है। गवर्निंग बॉडी की यदि हम बात करें तो इस्लामिक सम्मेलन, दूसरा विदेश मंत्रियों की एक परिषद होती है और एक होती है जनरल सेक्रेटरीट। आईओसी और भारत के रिलेशन की बात करें तो कुछ सालों में भारत ने अरब, ओमान, कतर, यूएई के साथ अपने संबंध बढ़िया करे हैं। यदि भारत इस संगठन में शामिल हो जाता है तो उसकी पश्चिम एशिया में मजबूत पकड़ हो जाएगी। सऊदी अरब के प्रिंस 2017 में भारत आए थे, जो कि भारत और सऊदी अरब के संबंधों को बेहतर बनाता है। आईओसी की विदेशी मंत्रियों की बैठक 45वीं नंबर की बांग्लादेश में ये सुझाव दिया गया कि भारत में भी 10% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और इसीलिए भारत को भी इस संगठन में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने इसका विरोध कर दिया था। 1 और 2 मार्च 2019 को ठीक है विदेश मंत्रियों की परिषद का 46वें नंबर का सत्र आबू धाबी में आयोजित किया गया। इस बैठक के उद्घाटन सत्र में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भारत को बुलाया गया था, लेकिन अगले दिन 2 मार्च को समाधान सत्र में आईओसी ने जम्मू कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित करके कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करा था। अंतर्राष्ट्रीय जगत में आईओसी का यदि हम महत्व देखें तो इस संगठन के सभी सदस्य देश मुस्लिम हैं, जिसका एक कश्मीर कांटेवर ग्रुप भी है। इस पर पूरी तरह से पाकिस्तान का कब्जा है और वो इसका इस्तेमाल कश्मीर मुद्दे पर अपने हितों में करते रहता। यही कारण है कि पिछले 2 दशक मतलब 20 साल से कश्मीर मसले पर यह ग्रुप जो भी बयान जारी करता है वो एक तरफा हो जाता है। ये संगठन वैश्विक राजनीति पर अपना प्रभाव रखता है। इसके सभी सदस्य देश मिलकर फैसला लेते हैं और पूरा संगठन उस फैसले पर खड़ा हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भी ये देश एक ब्लॉक की तरह काम करता है और एक साथ वोट देते हैं। इसके अंदर भी कुछ चुनौतियां हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और लीग की तरह ही आईओसी की स्थापना के बाद से ही अपने भीतरी राजनीतिक विरोधाभासों को दूर करने के लिए संघर्ष करते रहा है। समय समय पर आईओसी गैर सदस्य देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बारे में चिंता जताते रहता है, लेकिन इसने कभी भी मध्य पूर्वी के देशों में शिया या सुन्नी अल्पसंख्यकों द्वारा झेली जा रही समस्या को नहीं उठाया। दूसरी बात यह है, यदि देशों के बीच में आपसी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इसके समाधान का कोई अधिकार किसी के पास नहीं है। कोई भी सदस्य किसी के भी प्रस्ताव को वीटो कर सकता है, इसलिए कोई भी गंभीर कार्यवाही अपने अंजाम तक पहुंच ही नहीं पाती है।